माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं 10th और 12th की क्लासेस। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आएंगे, जो आ चुके हैं, उसका अध्ययन करेंगे, हम अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड की 1-2 क्लासेस और होने के बाद में हम पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। मतलब आपका 100% कंप्लीट हो, ऐसा काम करेंगे। ठीक है ना। नोटिस में हम करेंगे, जैसे टेक पार्ट जो स्कूल होता है उसमें डिबेट कंपटीशन होता है, उसके बारे में करेंगे। स्कूल टूर पे कहीं जाते हैं, किसी मांडू है, कहीं भी जाते हैं मतलब, तो उस टूर के बारे में देखेंगे नोटिस में। और दोस्तों, निबंध में हम वंडर्स ऑफ साइंस, माय हॉबी और जो भी मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। अच्छे से देखेंगे, ऐसे देखेंगे नहीं, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको 1-2 बार क्लास देख लिया तो रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेटर में हम देखेंगे बैन ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है ना, एग्ज़ाम के दौरान लाउड स्पीकर बजते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और देखेंगे एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और ऐसा देखेंगे कि एक बार देख लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, लिखने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब समय की बचत भरपूर रहेगी आपके पास में। यू हैव अ इनफ टाइम, पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी 1-2 क्लासेस और कर लेते हैं, ताकि जिसमें कुछ छूट रहे होंगे वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखते हैं हम डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। क्या है फर्स्ट सेंटेंस? द बॉय इज माई कजिन, लड़का मेरा चचेरा भाई है। द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, लड़का लाल शर्ट पहने हुए है। ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये जोड़ना, यूजिंग करना है। इसमें हु का प्रयोग करना है। ठीक है ना, हु को जोड़ करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, क्या है इसका जोड़ने का नियम, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इसमें मेन बात क्या है, वह लड़का जो उसका चचेरा भाई है, उसने क्या लाल शर्ट पहने हुए है। तो हम इसको हु से कैसे जोड़ेंगे? देख, हु का मतलब होता है यहाँ जो। ठीक है ना, क्या होता है? जो, ना कि कौन। ठीक है, ये क्या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये कंजक्शन भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है जो। तो देखना कि लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है, लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए हैं मेरा चचेरा भाई है। इस प्रकार से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिएगा। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। अब आता है हु जोड़ना है, द बॉय हु इज वियरिंग, क्या है? वियरिंग अ रेड शर्ट, इज माई कजिन। ठीक है, ये हु से जोड़ दिया आपने, कजिन। ठीक है, इसमें ये हु से जोड़ने वाले मतलब आता है, ऐसा नहीं कि यही सेंटेंस आए, कोई भी आ जाए, तो आपको मेन चीज देखना कि क्या चीज है जो कुछ कर रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है, वह मेरा भाई है, इस तरह से आ जाए। जो लिख रहा है वो मेरा भाई है, जो शोर मचा रहा है वो मेरा भाई है, उसका भाई है, उसका मित्र, जो भी आए ना, तो सबसे पहले तो, क्योंकि दोनों सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि जो लड़का मेरा चचेरा भाई है और लड़का लाल शर्ट पहने हुए है। तो अब इसमें मेन क्या है, मेन जो चीज़ है उसको पहले लिखना है कि जिसने जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो उसका भाई है, फ्रेंड है, जो भी है वो है। तो वो बताने के लिए हम पॉइंट आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम मेन चीज बता देते हैं कि लड़का जिसने जो मतलब लाल शर्ट पहने हुए है मेरा भाई है। इसमें कोई जरूरत नहीं है अलग अलग सब्जेक्ट लिखने का, एक ही सब्जेक्ट में एक ही सेंटेंस में काम हो गया है अपना। ठीक है ना, तो इसमें कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट लिखना पड़े, क्योंकि 2 सेंटेंस को एक ही किया है।
तो एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, ना कि दो सब्जेक्ट होते। वो तो दो सब्जेक्ट तब होते तो सिंगुलर प्लूरल वाला फंडा होता है, यदि प्लूरल फॉर्म में जाता है इधर तो दो सब्जेक्ट हो सकता है। पर ये बात अलग है कि जब हु से कंबाइन कर रहे हैं किसी दूसरे सेंटेंस को, तो मेन रीजन दिया अपने और उसके बाद में जो चीज वो है वो बताया आपने। ठीक है, क्लियर है आपको फर्स्ट सेंटेंस? अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं एज सुन एज द बॉय सा द प्रिंसिपल, एज सुन एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे केम साइलेंट। इसमें क्या करना है दोस्तों? नो सुनर देन का प्रयोग करना है। नो सुनर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कैसे करते हैं ये चीज समझना है, ये चीज आपको समझना है। ये पहले आपको क्या समझना है, जब ए सुन एस है उसके बाद में सेंटेंस जरूर देखना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये है पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो जब एज सुनर का जो प्रयोग होगा, एज सुनर देन का जो प्रयोग होगा, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एज सुनर लिखना है। तो हमने लिखा एज सुनर। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि टेंस सिंपल पास्ट का है, इस तो सिंपल पास्ट का है, ये पता चल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए पता चला हमने। तो इसकी जो सहायक क्रिया है क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया डीड होती है, उसको लिख दीजिए आप पहले। तो डीड लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा बॉयस, बॉय नहीं है बॉयस है, द बॉयस, द बॉयस। जो ही क्या मतलब होता है? सुनर देन का जो ही क्यों ही, ए सुनर डिड द बॉयस। ठीक है, ये तो गई, ये इसका तो सेकंड फॉर्म गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो क्या होता है फर्स्ट फॉर्म? सी होता है, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ए सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल। ठीक है ना। इसके बाद में आता है देन, ए सुनर देन का प्रयोग करें ना, तो इसके बाद में आता है देन। देन दे बिकेम साइलेंट, दे बिकेम साइलेंट। जो ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा, जो ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा, त्यों ही वे साइलेंट हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। ठीक है, ए सुनर देन का प्रयोग ऐसे होता है, आपको समझना है कि ए सुना ए जैसे ही मतलब ए सुन एज आता है ना, तो आपको ए सुनर देन का प्रयोग करना है। तो इसको पहले लिख दीजिएगा। और जो भी टेंस है, अगर प्रेजेंट का होता तो अपन वो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती, कंटिन्यूस का होता तो इज या एम या आर आ जाता, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता, वो पहले आता है वो। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता, फिर बाकी जो नियम है यथावत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी है, वो बाकी यहाँ तक पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देन का प्रयोग करते और दूसरा सेंटेंस का पे बढ़ जाते हैं हम आगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकंड सेंटेंस भी आपको ए सुनर देन का प्रयोग है, ये ए सुनर डैश 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 और देन। ठीक है, ये 12th के लिए 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, थर्ड पे। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। नेहा ने कहा मैं यह बैग खोलना चाहती हूँ। नेहा ने कहा मैं यह बैग खोलना चाहती हूँ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। नेहा ने कहा क्या कहा? कि मैं यह बैग खोलना चाहती हूँ। तो देख लीजिएगा, दिखाई दिया? नेहा सेड, अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ा अपने दैट। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, वो सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से है ना, सन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? नेहा है, लड़की है, तो क्या लिख सकते हैं? शी। क्यों लिखा? क्योंकि हमने बताया था प्रोनाउन में
कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार नाउन का प्रयोग करना गलत है। इसलिए हमें क्या करना है, इसका प्रोनाउन लिखना है। तो नेहा है, लड़की है, तो शी लिखा हमने, शी। ये है सिंपल प्रेजेंट का। तो याद है आपको, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि पास्ट का होगा तो इसमें टेंस चेंज होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो शी वांटेड टू ओपन। अब देखो इसमें वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस भी बदलेंगे। दिस है तो दिस का हो जाता है दैट बैग। ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, आपको समझ में आ गया। यदि यह ऑब्जेक्टिव होता तो सेड का हो जाता है टोल्ड। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहा, ऐसा कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ। फर्स्ट सेंटेंस में अपना हु कंबाइन किया, सेकंड सेंटेंस में हमने ए सुनर देन का प्रयोग किया, थर्ड में हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में समझने के बाद 1-2 क्लास के बाद में तो अपन वो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर वगैरह वो सीखना है। वो निबंध राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल वगैरह सारी चीज़ें, वो जो पिक्चर दे देते हैं है ना, वो पिक्चर मतलब डायग्राम वगैरह दे देते हैं, उसके थ्रू अपन को स्टोरी लिखना होता है उसके ऊपर। तो वो भी सीखना है, वो भी बनाएंगे हम बोर्ड पे अच्छे से, और समझ में आपके अंदर उसको समझाना ही है, आपके माइंड में भरना ही है एक एक क्वेश्चंस को। ये हमेशा के लिए हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे देखना है आपको। सेंटेंस नंबर 4 पे आ जाते हैं। ही नोज मी वेल, ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है दोस्तों। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो केवल इस प्रकार का सेंटेंस यदि आए। किस प्रकार का? इस प्रकार का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ये इतना तो हमको पता है। ठीक है ना। यदि सिंपल प्रेजेंट का है तो आगे की जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आ जाती है। ठीक है ना, पर वो आ जाती है, पर इसमें थोड़ा सा इसमें बाई नहीं रहता है, इसमें टू आएगा। कैसे आएगा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ, दिखा रहे, यहाँ तक दिखे, कहाँ तक? यहाँ, ठीक। ही नोज मी वेल, तो सब्जेक्ट है मी, मी का क्या हो गया? आई। क्या हो जाता है दोस्तों? आई। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस में आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, तो आई। अब इसकी क्या क्या बदलेगा आगे? ये जो सिंपल प्रेजेंट का है तो कंटिन्यूस की सहायक क्रिया आ जाएगी, तो आई के साथ एम आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नॉन, KNOWN, नॉन। टू, क्या बाई नहीं आएगा? टू। और ही का क्या हो जाता है? हिम। और ये जो अदर वर्ड है ये लास्ट में लिखते हैं। अदर वर्ड का पहले भी बोला हमने, इनका काम अदर वर्ड का ही है, तो अदर जगह रहेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे, हर कहीं नहीं घुसेंगे। अदर वर्ड जो है उसको, वो जो लास्ट में रहते हैं लास्ट में ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आई एम नोन टू हिम वेल। ठीक है, इस प्रकार से भी दे देते हैं कि यार बाय आता है, बाय आता है कंफ्यूजन में। यदि ऐसे भी करते ना तो आई एम नोन बाय हिम वेल, तो नहीं, वैसा नहीं होता, सही नहीं माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। पर यूं अगर कर भी दिया तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही नहीं है, एक्चुअल में वो सही नहीं होता है। फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। हिज ब्रदर कॉट फिश, नेगेटिव। किसमें बदलना? नेगेटिव में। देखिए बहुत सारे में नेगेटिव में बदलने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, केवल नॉट जोड़ना होता है। क्योंकि जनरली ज़्यादातर लड़के ये जानते हैं कि नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ना है, बस, और क्या है। पर ऐसे टेंस भी होते हैं ना जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती है, तो अब क्या करेंगे, तब कैसे सोचें? इसलिए सोचना चाहिए। खासकर कुछ ही टेंस है, कुछ सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हमको पता होना चाहिए। जैसे कि किसकी नहीं होती है? सिंपल प्रेजेंट की नहीं होती है,
सिंपल पास्ट की नहीं होती, अफर्मेटिव में नहीं होती, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो आ ही जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो देख लीजिएगा, ये सिंपल पास्ट का है, उसके भाई ने मछली पकड़ी, उसके भाई ने मछलियाँ पकड़ी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको याद होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव में इसको बदलना है। तो नेगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और तब नॉट लगाते हैं। तो क्या किया हमने, सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, his brother, his brother did not, सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कैच फिश। ये हो गया अपना नेगेटिव कंप्लीट, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा, डिड लिखा, नोट लिखा, डिड के बाद क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो नोट लिखा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा। हिज ब्रदर डिड नॉट कैच, उसके भाई ने मछलियां नहीं पकड़ी, उसके भाई ने मछलियां पकड़ी। ठीक है, पकड़ी तो नहीं पकड़ी है ना, नेगेटिव यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ अपना। सिक्स्थ पे आ जाते हैं हम। द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच, इसको करना है रिमूव यूजिंग टू टू, जो हमने बहुत अच्छे से क्लास बना रखी है दोस्तों, बहुत अच्छा पसंद भी किया लोगों ने, उस क्लास को टू रिमूव करना है। तो कैसे करते हैं हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, पर आप यही समझ लीजिएगा, इतने में ही आप समझ जाओगे कि क्या होगा। हमें देखना है सेंटेंस को, जहाँ सो लिखा हुआ है वहां तो TOO का प्रयोग करते हैं, जहाँ सो लिखा तो ये किया, टू का प्रयोग किया, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, पहला मैटर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टू लगाते हैं, और उसके बाद में मेन जो वर्ब होती है वो लिख देते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि दरवाजा इतना ऊंचा है कि बच्चा पहुंच नहीं सकता है, बच्चा पहुंच नहीं सकता, इतना ऊंचा दरवाजा है। तो केवल ऊंचा है और पहुंचना है, तो बाकी बाकी कितना सरल रहेगा, देख लीजिएगा। द डोर लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया इज, अब सो को रिमूव किया, यहाँ लिखा हमने टू, ठीक है, हाई। अब ये सब चीजें, सब मैटर को छोड़ दो और डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, टू रीच द डोर इज टू हाई। ठीक है ना, द डोर इज टू हाई, टू रीच पहुंचने के लिए, टू रीच, केवल टू के बाद में वर्ब लिखना है। द डोर इज टू हाई टू रीच, डोर पहुंचने के लिए बहुत ऊंचा है। समझ में आया आपको। सो देट हटाया, देट हटाया, सो हटाया, बाकी जो नेगेटिव पोर्शन था उसको हटाया, केवल हमने वर्ब लिखा। तो केवल वर्ब लिखा, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके बाद टू लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा, फिर टू लिखा और वर्ब लिखा, बस कंप्लीट, जिसमें अपना काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं हम। हर पेन पुट इंक सम शी एन, रीअरेंज द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है, व्यवस्थित जमाना है आपको, एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और फिर वर्ब लिखना है, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और अदर वर्ड हो तो वो लिखना है, जो भी चीज है वो लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, शी, ठीक है ना, तो शी लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब है क्या, जी नहीं, तो पुट, शी पुट, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है पेन भी हो सकता है, इंक भी हो सकता है। तो शी पुट
सम इंक, ये तो फिर प्रीपोजिशन के बाद में अदर वर्ड आ जाएगा, क्योंकि दो दो सब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो क्योंकि मेन चीज देखना है आपको कि क्या किया है, इसमें कुछ तो समझ आना चाहिए ना अपन को। तो ही पुट सम इंक इन हर पेन। देख लीजिएगा, शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये रीअरेंज हो गया, ये मीनिंगफुल वाक्य बन गया। शी पुट सम इंक इन हर पेन, उसने अपने पेन में कुछ स्याही डाली, थोड़ी स्याही डाली है ना, और उसने अपने पेन में कुछ स्याही या थोड़ी स्याही डाली। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हम आपको क्लास? ठीक है ना, इसी प्रकार से नोटिस, पोस्टर, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन, सारी चीज कंप्लीट करेंगे। मतलब एग्जाम तक तो रिवीजन हो जाएगा आपका। मतलब इस सब्जेक्ट में देखने का समझने का सवाल ही नहीं उठता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए और हल किया, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन पेपर